हाँ जी, तो हमारा लेक्चर है ग्रीन थ्योरम। ठीक है, हमने इससे पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो फिज़िकल क्लासेस के अंदर सॉल्व कर ली थी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं जिसमें ग्रीन थ्योरम। ठीक है, इसकी यहाँ पे हमें सिर्फ़ और सिर्फ स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट इसकी लिखी है। और इसका जो प्रूफ है वो मैकेनिक्स वाले पोर्शन में आप इसको सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज़ इक्वल टू डबल इंटीग्रल एस, यानी ये आपके पास सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है ग्रीन थ्योरम। क्या होगा, पार्शल थीटा बाई पार्शल एक्स प्लस, यानी ये पार्शल क्यू बाई पार्शल एक्स प्लस पार्शल पी बाई पार्शल वाई। ये जो पी है इसका वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, और ये जो क्यू है इसका एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, डी एक्स बाई डी वाई। ये हमारे पास ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट है। असल में हम यहाँ पे सॉल्व क्या करना चाह रहे हैं, काशीज़ फंडामेंटल थ्योरम। तो काशीज़ फंडामेंटल थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि लेट डी बी ए सिंपली कनेक्टेड रीजन। सिंपली कनेक्टेड रीजन, अब आपको मैंने बताया था क्या होता है कि ऐसा रीजन जिसमें कोई भी होल ना हो। आपको याद होगा कि डबली कनेक्टेड रीजन या एनपली कनेक्टेड रीजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सरफेस इस यानी कोई डोमेन इस तरह से हो कि उसके अंदर एक होल हो, यानी कि हम हर क्लोज्ड कर्व को श्रंक टू ए सिंगल पॉइंट ना कर सकें। ठीक है, क्योंकि वो किसी और कर्व में से पास हो रही होगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डबली कनेक्टेड। और अगर कोई भी होल नहीं होगा तो वो सिंपली कनेक्टेड रीजन होगा। एफ ऑफ जी हमारे पास एक सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो इसी तरह एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक। ठीक है, एफ ऑफ जी एनालिटिक भी होना चाहिए, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। देन कहता है कि एफ प्राइम ऑफ जी एग्जिस्ट। आपको पता है एनालिटिक होगा तो इसका मतलब वो उसका डिफरेंशिएबल होगा, यानी डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा, और कंटिन्यूस होगा एट ईच पॉइंट इन द डोमेन डी। देन कहता है कि उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। डायरेक्ट उसकी इंटीग्रेशन आप क्या करेंगे, ज़ीरो करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखें कि एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन डी। सी यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्लोज कंटूर है जो कि कंटेन कर रहा है डी के अंदर। टू प्रूव दिस थ्योरम वी शैल यूज़ ग्रीन थ्योरम फॉर प्लेन विच स्टेटेड डैट। अब ग्रीन थ्योरम हमारे पास क्या होता है कि आपके पास कोई फंक्शन होना चाहिए यू और वी। यू का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव, यू का वाई के लिहाज से डेरिवेटिव, सेम इसी तरह वी का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव, वी का वाई के लिहाज से डेरिवेटिव, और ये कॉन्टीन्यूस होने चाहिए। ठीक है, डोमेन के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखी है। ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि यू डी एक्स प्लस वी डी वाई, वहाँ पे पी और क्यू यूज़ हो रहे थे, यहाँ पे हम यू और वी यूज़ कर रहे हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि इंटीग्रेशन हमने करनी है एफ़ ऑफ जी की। आपको पता है एफ़ ऑफ जी होता किसके इक्वल है, यू प्लस आयोटा वी। और एफ़ प्राइम अगर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस आयोटा वी वाई। जी किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो डी जी किसके इक्वल हो जाएगा, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। सिंस एफ प्राइम ऑफ जी एग्जिस्ट, इट इज़ कंटिन्यूस इन डोमेन डी, सो इट इज़ पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेंगे। तो सिंस एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक, ठीक है ना, तो एनालिटिक हो तो आपको पता है पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करते हैं। 4 पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करती हैं। काशी रेमैन इक्वेशंस, काशी रेमैन इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी। तो उसके लिए जस्ट फंक्शन के अंदर एफ ऑफ जी की जगह पे आप लगा दिया यू प्लस एटा वी, डी जी की जगह लग गया डी एक्स प्लस एटा डी वाई, यू प्लस आयोटा वी। ठीक है, यू प्लस आयोटा वी में अब जैसे कि आप देख सकते हैं इनको अंदर ना मल्टीप्लाई करें, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करें और रियल पार्ट अलहदा कर लें, इमेजिनरी अलहदा कर लें। जैसे यू इससे भी मल्टीप्लाई होगा, फिर यू इससे मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह आयोटा भी इससे मल्टीप्लाई होगा, आयोटा भी इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो रियल पार्ट अलहदा कर लिया और इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर लिए, देख सकते हैं अपने आयोटा कामन ले लिया। फिर इंटीग्रेशन का आपको पता है कि अगर दरमियान में प्लस हो माइनस हो तो आप इंटीग्रेशन को अलग-अलग कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन को हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो है यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, इसकी जगह पे माइनस पार्शल यू बाय पार्शल वाई माइनस पार्शल वी बाय पार्शल एक्स डी एक्स, यानी कि इस टर्म की जगह पे यानी कि आप देख सकते हैं
कि इस वाला जो ये जो नंबर है इसकी जगह पे हमने क्या यूज़ कर लिया, ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट लगा लिया। ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक पार्शल यू बाय पार्शल वाई, पार्शल यू बाय पार्शल वाई, तो ये देख सकते हैं पार्शल यू बाय पार्शल वाई, पार्शल वी बाय पार्शल एक्स होना चाहिए, ठीक है, पार्शल वी, क्योंकि ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी, दरमियान में यहाँ पे क्या था, प्लस, ठीक है, तो उस केस में इधर दरमियान में क्या आ रहा था, माइनस, लेकिन हमने यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हैं दरमियान में माइनस है, तो आप इसका मतलब ये हो गया कि आप इनके साइन चेंज कर देंगे तो ये आपके पास ग्रीन थ्योरम अप्लाई हो गया यहाँ पे। इसी तरह ये जो टर्म आपके पास आ रही है पार्शल वी बाय पार्शल वाई, ठीक है, यानी वी वाले ये अगर डी एक्स है तो पार्शल वी बाय पार्शल वाई करेंगे और ये पार्शल यू बाय पार्शल एक्स हो जाएगा। डी एक्स डी वाई हम बाहर लिख देंगे, ठीक है, यानी कि हमने क्या किया यहाँ पे अप्लाई किया है ग्रीन थ्योरम, ठीक है। एज एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक, सो सी आर इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सी आर इक्वेशन यहाँ पे यूज़ की है, पार्शल वी बाय पार्शल एक्स किसके इक्वल होता है, पार्शल यू बाय पार्शल वाई, माइनस पार्शल वी बाय पार्शल एक्स किसके इक्वल होता है, प्लस, यानी माइनस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पार्शल यू बाय पार्शल वाई। इसी तरह यहाँ पे पार्शल यू बाय पार्शल एक्स किसके इक्वल होता है, पार्शल वी बाय पार्शल वाई। तो आप देख सकते हैं ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में, ये माइनस में, कैंसिल, तो फाइनल आंसर इसका क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। तो इसी तरह आपने जस्ट इस क्वेश्चन के ऊपर यानी काशीज़ फंडामेंटल थ्योरम में आपने जस्ट और जस्ट क्या किया है कि जो फंक्शन है उसकी जगह यू प्लस आयोटा वी और डी एक्स की जगह डी जी की जगह पे डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई लगा दिया है और आपने जस्ट उसको सिंप्लीफाई करके रियल पार्ट अलहदा कर लिया और इमेजिनरी अलहदा कर दिया और इसी तरह आपने इसके ऊपर ग्रीन थ्योरम अप्लाई कर दिया। ग्रीन थ्योरम अप्लाई किया है तो उसमें काशी रीमन्स इक्वेशन अप्लाई करें, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अब एक एग्जांपल करते हैं, गिवन एन एग्जांपल टू शो दैट द कंडीशन गिवन इन काशीज़ फंडामेंटल थ्योरम आर सफिशेंट बट नॉट नेसेसरी। कहता है कि ये प्रूफ करना है हमने कि सफिशेंट तो है कंडीशन लेकिन नेसेसरी नहीं है। कहता है कि एक एग्जांपल है हमारे पास 1/z² ऑन सी, सी यहाँ पे क्या है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि आपके पास जो एक इक्वेशन होती है, सॉरी एक मिनट, हाँ जी, जो यूनिट सर्कल होता है z माइनस जी नॉट का मॉड इज़ इक्वल टू आर, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर जो है, सेंटर वो है जी नॉट और रेडियस जो है वो है आपके पास आर, तो सेंटर और रेडियस। लेकिन अगर आपका सेंटर जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो, यानी सेंटर जो है वो ओरिजिन पे हो, जी नॉट ज़ीरो हो जाए और आर जो है वो यूनिट सर्कल है यानी कि रेडियस 1 है, देन आप जस्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी का मॉड इज़ इक्वल टू 1, तो ये एक यूनिट सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह फिर आप ये चीज़ यूज़ करते हुए उसमें देन एफ ऑफ जी इज़ नॉट एनालिटिक, कहता है एट जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी अगर फंक्शन आपके पास ये हो और फंक्शन जो है एक और कर्व आपकी जिसके आप ऊपर आपने इंटीग्रेशन करनी है, यानी कंटूर जो है वो आपका एक सर्कल है, यूनिट सर्कल, ये देखें यूनिट सर्कल है, कहते हैं हमने प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन जो है वो किसके इक्वल होगी, ज़ीरो के इक्वल। और आपको मैंने बताया था कि जब जी आपके पास आ जाए तो जी को आप आइलर फॉर्म में पुट कर सकते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं ई जी को क्या पुट कर लिया, ई की पावर आयोटा थीटा, तो डी जी क्या हो जाएगा, आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करनी है, थीटा। अब इंटीग्रेशन में आपको पता है सर्कल में जो इंटीग्रेशन होगी क्या होगी, ज़ीरो से लेकर 2 पाई तक, ठीक है। तो वैल्यूज़ लगा दे, जी की जगह पे ई की पावर आयोटा थीटा, आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा, तो कैंसिलेशन हो जाएगी, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास रह क्या जाएगा यहाँ पे, यानी ये तो हो गया कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, पावर 1 रह जाएगी क्योंकि अभी इसके ऊपर पावर स्केयर थी, ठीक है। जब ये पावर 1 रहेगी इसको ऊपर शिफ्ट करें, इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन करेंगे तो वही इंटीग्रेशन आ जाएगी, फर्दर एंगल का
डेरिवेटिव से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। लिमिट अप्लाई करें, अपर लिमिट क्या है 2 पाई, ठीक है, और लोअर लिमिट क्या है 0। जब ये लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आइलर फॉर्म बन जाएगी। और आइलर फॉर्म को क्या ओपन करेंगे, cos 2 पाई माइनस एटा साइन 2 पाई, और cos 2 पाई 1 के इक्वल होता है और साइन 2 पाई 0 के इक्वल होता है, ठीक है। और ये माइनस यहाँ पे हमारे पास शुरू में आ रहा था एक माइनस, तो उस माइनस की वजह से ये आंसर एक प्लस का और एक माइनस का क्या हो गया 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने इंटीग्रेशन करके देखा है तो आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो देन एफ ऑफ जी इज़ नॉट एनालिटिक एट जी इज़ इक्वल टू, ये देखें अब 0 जो है ये असल में इस क्वेश्चन का उसने जो पूछा है या जो बात है मेन बात वो क्या है, कहता है कि तमाम पॉइंट जो हैं वो आपकी डोमेन के, अब आपकी डोमेन ये है, ये सारी ये सर्कल जो बना हुआ है ना ये आपकी डोमेन है। और अब देख सकते हैं कि ज़ीरो ज़ीरो भी तो इस डोमेन के अंदर ही है ना, यानी ज़ीरो तो यहाँ पे होता है ना, ठीक है। तो ज़ीरो भी इस डोमेन के अंदर मौजूद है। लेकिन उसने कहा था कि ये अगर ये फंक्शन जो गिवन है ये इस ज़ीरो के ऊपर एनालिटिक नहीं होता, लेकिन फिर भी इस इंटीग्रेशन का आंसर जो है वो क्या आ गया है 0 आ गया। तो काशिस फंडामेंटल थ्योरम के मुताबिक इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वही बात, जी माइनस जी नॉट किसके इक्वल आप रख सकते हैं, आर ई की पावर आयोटा थीटा। अब हमने एप्लीकेशंस करनी है काशिस फंडामेंटल थ्योरम की, ठीक है, यानी कि एग्जांपल्स हमने करनी है। तो एग्जांपल नंबर 1 क्या कहती है कि ये फंक्शन है जिसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। सी एक यूनिट सर्कल है, यानी ये जो सी कर्व है ना वो आपकी कौन सी कर्व है, यूनिट सर्कल कर्व है। एफ ऑफ जी गिवन है। पहले तो अब ये देखें कि जिन किन किन पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन जो है एनालिटिक नहीं होता, एनालिटिक नहीं होता इसका मतलब है डिसकंटिन्यूस कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो वो देखने के लिए आपको पता है एनालिटिक कहाँ पे नहीं होगा, जब डिवाइड में क्या आएगा 0 आएगा। और डिवाइड में 0 कब आएगा, जब ये वैल्यू 0 होगी, जी स्केयर -4 इज इक्वल टू 0 और जी स्केयर +9 इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ जी इज़ नॉट एनालिटिक एट दिस इज़ इक्वल टू 0, यानी डिवाइड इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से ये 0 के इक्वल है और ये 0 के इक्वल है। यहाँ से जी की दो वैल्यूज़ निकल आई +-2, और यहाँ से जी की दो वैल्यूज़ निकल आई +-3 आयोटा, विच लाइज आउटसाइड द यूनिट सर्कल। अब देखें ये जो भी पॉइंट्स आए हैं ना हमारे पास 2 या -2, ठीक है, ये 2 और -2 ये हमारा जो डोमेन है उससे आउटसाइड है, 2 भी बाहर है और -2 भी बाहर है। इसी तरह 3 आयोटा और -3 आयोटा, 3 आयोटा और -3 आयोटा जो हैं वो भी हमारे कंटूर से बाहर हैं, क्योंकि 3 आयोटा फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनता है, ये बन गया 1, ये बन गया नहीं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2, यहाँ पे 3, तो ये 3 आयोटा और सेम इसी तरह -3 आयोटा, क्योंकि हमारा सर्कल यूनिट सर्कल है। तो ये 1 और ये 1, इसी तरह ये 1 है और इसी तरह -1, तो ये यूनिट सर्कल में हमारे पास तो जो पॉइंट बन रहे हैं वो सारे के सारे आउटसाइड बन रहे हैं। तो आउटसाइड बन रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें हमारे पास विच लाइज आउटसाइड द यूनिट सर्कल, द गिवन कर्व इज़ यूनिट सर्कल, सो एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक एंड कॉन्टीन्यूस इन यूनिट सर्कल। ये हमारा जो फंक्शन है ना वो इस सारे कर्व के ऊपर और कर्व के इन साइड पे, यानी ये सारे कर्व के इन साइड पे और कर्व के ऊपर ये क्या है एनालिटिक है। जिन पॉइंट्स पे एनालिटिक नहीं था वो इस कर्व के अंदर मौजूद नहीं है, वो तो बाहर हैं। इसलिए काशिफ फंडामेंटल थ्योरम की स्टेटमेंट भी यही थी कि आपका जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, क्लोज कंटूर के इनसाइड और क्लोज कंटूर के ऊपर एनालिटिक होना चाहिए। तो ये फंक्शन हमारा एनालिटिक है तो हम डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन क्या कर देंगे 0 लिख देंगे काशिफ फंडामेंटल थ्योरम के मुताबिक। यानी आपने काम ये करना है कि आपने ये वो पॉइंट ढूंढने हैं कि जहाँ आपने ये चेक करना है कि पूरे कंटूर के ऊपर ना आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। उसके लिए सिर्फ आप ये देख लें कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर एनालिटिक नहीं है। अगर वो पॉइंट सर्कल के इनसाइड लाई कर रहे हैं तो फिर हमें इसके ऊपर कुछ और मतलब थ्योरम लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पॉइंट जो है वो सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहे हैं, इसका मतलब कि काशिश फंडामेंटल थ्योरम की स्टेटमेंट जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो आप इसकी इंटीग्रेशन 0 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है का कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं काशिश फंडामेंटल थ्योरम की। सबसे पहले कहता है रिजल्ट 1, if f of g is an analytic function in a domain D containing the interval a and b forming contour c1 and c2, then prove that
ए से बी तक की जो इंटीग्रेशन है इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फ्रॉम ए टू बी इन द इंटरवल ए टू बी। मतलब उसका ये है कि अगर आपके पास जो फंक्शन है वो एनालिटिक है और इंटरवल उसके अंदर आ रहा है ए से लेकर बी तक, और उसमें दो कंटूर बन रहे हैं C1 और C2, हमने ये शो करना है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है, यानी ए से बी या बी से ए। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट अभी देखते हैं प्रूफ इसका, ये देखें। कंसीडर द क्लोज्ड कंटूर सी। क्लोज कंटूर उसने ले लिया, ये हमारे पास एक क्लोज कंटूर आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं ए से बी एक इंटरवल भी आ, ये क्लोज कंटूर सी रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें इंटरवल क्या है ए से बी, या आप इस रास्ते भी जा सकते हैं ए से बी की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब ए से बी आप इस तरफ भी मूव कर सकते हैं और ए से बी आप इस तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो दो कर्व बनेंगे, एक C1 और एक C2। उसने वैसे ही पॉइंट के नाम रख लिए, ए इसको कह दिया बी, इसको कह दिया क्यू और उसको कह दिया पी। सिंस एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक ऑन एंड विद इन सी, ये जो एफ ऑफ जी है ये ऑन एंड विद इन कंटूर सी जो है वो क्या है, एनालिटिक है। तो हमें पता है काशिस फंडामेंटल थ्योरम के मुताबिक इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो। जैसे ये देखें ए पी बी, ठीक है, और बी के बाद क्या आ रहा है फिर क्यू, और उसके बाद क्या आ रहा है ए। यानी हम आप एक राउंड लें ना इसके गिर्द, ए पी बी क्यू और फिर ए, तो ये क्लोज कंटूर बन रहा है, ठीक है। क्लोज, अभी ये डायरेक्शंस को भूल जाएं, अभी सिर्फ आप ये बात करें काशिस फंडामेंटल थ्योरम के मुताबिक ये क्लोज कंटूर है। और आपको पता है क्लोज कंटूर क्या होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये इनिशियल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है ऐसे, ठीक है, और टर्मिनेट भी कहाँ पे हो रहा है, ए पे। तो क्लोज कंटूर की इंटीग्रेशन क्या होगी, ज़ीरो। आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, ए बी पी, ए, ठीक है, पी और बी एक हिस्सा कर लें, प्लस बी क्यू और ए इसका एक हिस्सा कर लें, ठीक है। तो ये हमने सेपरेट कर लिया, इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ए पी बी तो ठीक है, ए पी बी ठीक है। जब आप डायरेक्शन चेंज करेंगे ना, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमने शो करनी है इस तरफ, यानी पाथ हमने बस बनाना था ना कि इस तरफ मूव करें या इस तरफ मूव करें, तो हमने रख लिया ए क्यू बी। तो जब आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये टर्म इधर क्या हो रही है, माइनस, दूसरी इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, प्लस। तो आप देख सकते हैं कि C1 क्या है, ए पी बी, और C2 क्या है, ए क्यू बी। तो ये शो कर रहा है कि जो आपकी इंटीग्रेशन कर्व है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है, और यही आपने प्रूव करना था। रिजल्ट नंबर 2, इफ़ एफ ऑफ जी इज़ कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, एनालिटिक इन डोमेन डी कंसिस्टिंग ऑफ कंटूर C1 एंड C2, D इज़ डबली कनेक्टेड डोमेन, देन प्रूव डैट के C1 की इंटीग्रेशन और C2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, सेम होगी। कैसे होगी ये थोड़ा सा समझ लें। असल में आपने क्या करना था कि डबली कनेक्टेड, सबसे पहले तो ये देख लें क्या कह रहा है कि आपकी डोमेन जो है वो क्या है, डबली कनेक्टेड है। डबली कनेक्टेड डोमेन क्या होगी, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। डबली कनेक्टेड का मतलब है, ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका क्लोज कर्व है और इसके दरमियान में एक और क्लोज कर्व है ये। तो अब देख सकते हैं कि अब इस ये जो हमारी डोमेन है ना, ये वाली, ये इसके अंदर एक होल है। अगर इसके अंदर एक होल होगा तो इसको बोलेंगे डबली कनेक्टेड, ठीक है। तो ये इसका मतलब था। अब अगर हमारे पास इस तरह का कोई रीजन हो ना, इस तरह का, तो हम उसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अब हमने ये चेक करना है, ठीक है। असल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्रॉस कट लगाएंगे, एक लगाएंगे, असल में कंसेप्ट समझ लीजिए। यहाँ पे लगाएंगे क्रॉस कट और हम कहेंगे कि हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल इसको पॉइंट का नाम दे देंगे ए, इसको कह देंगे बी, इस तरफ यानी ए से बी की तरफ गए, इधर मूव किया, ठीक है, इधर मूव किया, इधर मूव किया, फिर इधर आ गए, इस पॉइंट से दोबारा वापस बाहर निकल आए, इस पॉइंट पे आ गए, इस तरफ मूव किया, इस तरफ मूव किया, इस तरफ दोबारा इन साइड एंटर हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि हमने बीच में से ये पॉइंट क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनको रेज कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है। तो ये भी अब आप देख सकते हैं कि एक क्लोज्ड कर्व बन गई है। दोबारा से पॉइंट थोड़ा गेट करें कि हमने किया क्या है, असल में यहाँ पे हमारे पास एक
जैसे दोबारा बनाने लगा हूँ, ये एक क्लोज्ड कर्व थी, उसके अंदर एक होल था, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये क्लोज कर्व है तो, लेकिन इसके अंदर ये वाला पोर्शन भी आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, एक क्रॉस कट, ठीक है। और क्रॉस कट जब लगाएंगे तो बीच में से ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आपका रीजन कौन सा शामिल हो रहा है, यानी क्लोज रीजन क्या बन रहा है, ये सारा क्लोज्ड रीजन बन गया है। अगर आप इसको मतलब जैसे ये अगर मैं इसको सीधा करके अभी ये हमने इसको सर्कुलर शेप में लिखा हुआ है, अगर मैं इसको सीधा करूँगा ना तो ये असल में अभी इस तरह की एक शेप बन गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो रीजन था उसको आपने कन्वर्ट कर लिया है एक सिंपल क्लोज्ड कर्व के अंदर। किस तरह से आपने कन्वर्ट किया है, एक क्रॉस कट लगा के, ठीक है। तो ये इसी तरह का। और हमारे पास असल में दो कर्व थी ना, पहले पहले क्वेश्चन के अंदर ये देखें, दोबारा से एक चीज़ देखें कि हमारे पास दो कर्व थी, ठीक है। एक कर्व ये और एक कर्व ये। असल में हम करेंगे क्या कि जो इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है इस वाले कर्व की, ठीक है। जो इंटीग्रेशन इस छोटे कर्व की होगी ना, वही इंटीग्रेशन क्या होगी, इस वाली बड़ी कर्व की इंटीग्रेशन होगी। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या कॉन्सिक्वेंस अब देखते हैं कि इफ़ एफ ऑफ जी इज़ कम्प्लेक्स वैलिड फंक्शन एनालिटिक इन द डोमेन डी कंसिस्टिंग ऑफ कंटूर C1 एंड C2, ठीक है, डबली कनेक्टेड डोमेन, ये पॉइंट याद रखें, डबली कनेक्टेड डोमेन है। हमने प्रूव करना है कि C1 की जो इंटीग्रेशन होगी ना वही क्या होगी, C2 की इंटीग्रेशन होगी। तो ये पॉइंट ज़रा गौर से देखें, एज शोन इन द फिगर द कंटूर इज़ ए डबली कनेक्टेड। तो आप देख सकते हैं कि ये कंटूर जो है, ये आप जो कंटूर आपके सामने ये बना हुआ है, ये क्या है, एक डबली कनेक्टेड डोमेन है, बिकॉज इट हैज़ ए वन होल इन। तो आप देख सकते हैं ये उसके अंदर एक क्या है, एक होल है। अभी ये क्रॉस कट हमने नहीं लगाए, क्या करना है, कहता है इट कैन बी मेड सिंपली कनेक्टेड बाई ए सिंगल क्रॉस कट। हम इसमें क्या करेंगे, एक सिंगल क्रॉस कट लगाएंगे। देखें जी कैसे सिंगल क्रॉस कट लगाया है। पहले सिर्फ और सिर्फ ये मैंने आपको जैसे एग्जांपल समझा दिया कि ये दो होल हैं आपके पास, ठीक है। अब इसमें एक हमने क्या लगाया, सिंगल क्रॉस कट। क्रॉस कट क्या लगाया हमने, ये पहले इसकी डायरेक्शन ज़रा चेक करें, इसकी डायरेक्शन थी ये, हम इस डायरेक्शन से, यानी जैसे ये यहाँ से ऐसे मूव कर रहे हैं ना, इसकी डायरेक्शन आप देखें बी की तरफ, फिर सी की तरफ, इस तरह आते आते इस पॉइंट का नाम रख लिया डी, डी से इनसाइड अंदर चले गए, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे इस तरफ मूव हो रहा है, ठीक है। इसी तरह ये जैसे बाहर मूव हो रहा था, सेम इसी तरह मूव हो रहा है, इधर आगे, इधर से फिर बाहर। यानी क्रॉस कट क्या करेगा कि कर्व के इन साइड लेके जाएगा, रोटेशन को बाहर लेके आएगा, ठीक है। तो ये दो कर्व बन रही हैं आपके पास, C1 एक बन गई और ये अंदर वाली क्या है, C2 है। तो सिंस एज एफ ऑफ जी एनालिटिक एंड ऑन कंटेनिंग द कंटूर सी, अब कंटूर का नाम क्या बन गया, टोटल कंटूर जो बन गया ए, ठीक है। ये देखें ए से बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच, ई, एफ, जी और एच। अभी ये डायरेक्शन आप देख सकते हैं अपोजिट हैं, लेकिन बाद में हमने इनको चेंज किया ना, जब डायरेक्शन चेंज किया, लेकिन फ़िलहाल ये ऐसे ही डायरेक्शन है इनकी कि इस साइड से इन साइड हुए, ठीक है। ऐसे आगे से इस तरफ ऐसे मूव करके उलट, और यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे, जैसे मैंने आपको एक ज़्यादा अलहदा से एग्जांपल में समझा दिया। तो क्लोज कंटूर है, तो क्लोज कंटूर की तो इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, ज़ीरो के इक्वल बाई काशीज़ फंडामेंटल थ्योरम। अब इनको ना सेपरेट करें, ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी की तरफ मूव किए, ये देखें ए बी सी और डी तक आ गए, फिर डी से लेकर ई तक इंटीग्रेशन लैदा की, ई से लेकर एफ जी एच अलहदा की, एच से ए हमने फिर इंटीग्रेशन लैदा की, ये देखें सारी इंटीग्रेशन हमने अलहदा अलहदा कर दी। कहता है कि इनको चेंज करें, डी ई इज़ द इन्वर्स ऑफ एच ए। डी ई कौन सी है हमारे पास, ये है डी ई से ई, और जो एच से ए है वो एक दूसरे क्या है, वो एक दूसरे की क्या है, इन्वर्सिस। आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, तो ये एक दूसरे के इन्वर्सिस, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास रह क्या जाएगा, ए बी सी डी और एच जी एफ ई, यानी कि ये जो अंदर वाला कंटूर है इसकी इंटीग्रेशन और जो बाहर वाला कंटूर है इसकी इंटीग्रेशन है। जब उसकी डायरेक्शन चेंज करके दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे ना तो ये C1 और C2 बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो अंदर इन साइड छोटा सर्कल था उसकी इंटीग्रेशन असल में बाहर वाले बड़े सर्कल की इंटीग्रेशन के इक्वल है। एग्जांपल देखते हैं इसमें अब क्या करना है। अब मेन बात यह है कि अगर तो जो फंक्शन है पूरे कंटूर के अंदर जो है वो एनालिटिक हो,
देन तो आप इंटीग्रेशन उसकी कर देंगे काशिश फंडामेंटल थ्योरम के मुताबिक ज़ीरो कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई पॉइंट उस कंटूर के इनसाइड लाई कर रहा हो कि जहाँ पे आपकी इंटीग्रेशन जो है वो वहाँ पे आपकी इंटीग्रेशन जो है वो यानी सॉरी आपका जो फंक्शन है वो एनालिटिक ना हो। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में देखें, कहता है कि इस चीज़ की इंटीग्रेशन करनी है इस फंक्शन की, वेयर सी इज़ ए क्लोज कंटूर इनक्लोजिंग द पॉइंट जी इज़ इक्वल टू ए। यानी मतलब उसके कहने का है कि उसने बता दिया है। अच्छा ये फंक्शन देखें एनालिटिक कहाँ पे नहीं होगा, ज़ाहिर है यहाँ पे जी की जगह पे ए लगाओगे तो ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, लेकिन वो बता रहा है कि हमारा जो कंटूर है ना वो इनक्लोज कर रहा है जी इज़ इक्वल टू ए को। जी इज़ इक्वल टू ए वाला जो पॉइंट है ना वो उस कंटूर के इन साइड में मौजूद है, उसने खुद बता दिया। इंटरप्रेट द रिज़ल्ट। अच्छा ठीक है। अब जब भी अब दोबारा से मैं आपको एक बात एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे सेपरेटली, कि कहने का मतलब है कि अगर पहले जितने क्वेश्चंस किए थे ना आपने, उसमें तो जस्ट ये था कि अगर ये देखें जी, पहले तो ये था हमारे पास कि कोई सॉरी ये क्या हो गया है जी, पहले तो ये था कि आपके पास कोई क्लोज कंटूर है और उसके सारे इनसाइड पे और उसकी बाउंड्री पे जो फंक्शन है वो क्या है, एनालिटिक है। तो इंटीग्रेशन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब असल में क्या है, असल मसला ये है कि अब कहता है कि जो क्लोज कंटूर है ना उस वो जिस पॉइंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल उसमें एक पॉइंट मौजूद है ए के ऊपर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, असल में हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट के ऊपर अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है और वो पॉइंट कंटूर के इनसाइड लाई कर रहा है तो उसके गिर्द आप बनाएंगे एक छोटा सा सर्कल, एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये आपका था, ये बन जाएगा C1, ये क्या बन गया C2। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो C1 की इंटीग्रेशन होगी ना, C1 की इंटीग्रेशन वही इंटीग्रेशन होती है किसकी, C2 की। हमने असल में इंटीग्रेशन किसकी फ़ाइंड करनी है, C1 की। हम किसकी इंटीग्रेशन फ़ाइंड कर लेंगे, C2 की। तो जो C2 की इंटीग्रेशन होगी वही हमारी इंटीग्रेशन किसकी हो जाएगी, C1 की हो जाएगी। अब जब हम इन साइड में एक सर्कल ड्रा करेंगे तो उसकी इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो अभी हम क्वेश्चन में देखते हैं जी। तो अभी आप इसी पॉइंट पे आ जाएं कि ये जो पॉइंट है ना जिसके ऊपर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो कंटूर के इन साइड में लाई कर रहे हैं। समझ आ गया ना, ये कंटूर के इन साइड लाई कर रहे हैं, ये हमें पता चल गया। अब कंटूर के इन साइड अगर लाई कर रहा है तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि इसके गिर्द क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। स्मॉल एप्सिलॉन यानी रेडियस उसका स्मॉल रख के ना, एप्सिलॉन रेडियस रख के एक सर्कल ड्रा कर लेंगे, उसको कह देंगे C1। और हमने असल में इंटीग्रेशन किसकी करनी थी, सी वाली कर्व की। हमने एक छोटा सा सर्कल ड्रा कर लिया है C1। तो देखें लेट आपका ये फंक्शन है, देन एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक एट ईच पॉइंट ऑन सी, सिवाय किसके, जी इज इक्वल टू ए के। टू टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी वी ड्रा ए सर्कल विद सेंटर ए एंड रेडियस एप्सिलॉन। तो समझ आ गई है वो बात, हम एक सर्कल ड्रा कर लेंगे उस ए को सेंटर मान के और रेडियस क्या रखेंगे, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो। नाउ एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक ऑन C1 एंड इन द एनुलर रीजन। ठीक है, एनुलर रीजन क्या होता है, ये जो बाकी पोर्शन है ना ये वाला, ये सारा ये एनुलर रीजन है। ठीक है, दोनों सर्कल्स के दरमियान वाला ये जो पोर्शन है ये एनुलर रीजन है। एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक ऑन C एंड C1 एंड इन द एनुलर रीजन, यानी वो पॉइंट अब बीच में से ख़त्म हो गया। अब हमारा जो रीजन बन रहा है ना, ठीक है, वो कौन सा रीजन बन रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ ये। ठीक है, वो जो इन साइड वाला सर्कल है ना वो पॉइंट हमने निकाल दिया उसमें से। ठीक है, अब ये हमारा रीजन है सारा। ठीक है, और इस सारे रीजन पे इसको बोलते हैं एनुलर रीजन। एनुलर रीजन के ऊपर ना आपका फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। C1 पे यानी इस बाउंड्री के ऊपर भी एनालिटिक है और ये बाहर वाले सर्कल की बाउंड्री पे भी एनालिटिक है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ए पे एनालिटिक नहीं था। ठीक है, अब हमने इस रीजन को क्लोज्ड कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको थोड़ा सा पीछे एक्सप्लेन कर दिया फिगर में, कि आपने क्या करना है, आपने एक क्रॉस कट लगाना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एक क्रॉस कट लगाएंगे, जैसे इस तरफ ऐसे। ठीक है, और इससे इनसाइड ऐसे जाएंगे,
और ऐसे वापस आएंगे और ये अब बीच में आपका क्या बन जाएगा, एक क्लोज रीजन बन जाएगा, जैसे मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अब आप क्रॉस कट लगाएंगे बाई बिकॉज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ काशिस फंडामेंटल थ्योरम के सी और सी वन की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अभी हमने देखा था कि जो छोटा सर्कल होगा ना इनसाइड और जो बाहर वाला सर्कल होगा, दोनों की इंटीग्रेशन क्या होगी, सेम होगी। तो इंटीग्रेशन क्या हो गई, सेम। फॉर एन इज़ इक्वल टू वन, एन इज़ इक्वल टू वन के लिए वी एवेल्यूएट जी माइनस ए। जी माइनस ए को क्या रख सकते हैं, जैसे वही सर्कल वाली बात कि आपके पास जो आपने देखा था कि जो सर्कल होता है जी माइनस जी नॉट इज़ इक्वल टू आर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी यानी ये ऐसे है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी माइनस जी नॉट इज़ इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, यानी आइलर फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो आर यहाँ पे क्या है, रेडियस। तो सेम यहाँ पे भी जी माइनस ए, जी माइनस ए का मतलब क्या हो गया कि आपने जो सर्कल छोटा ड्रा किया ना, उस सर्कल के मुताबिक, उस सर्कल के मुताबिक उसका सेंटर क्या था, ए सेंटर था उसका। ठीक है, और उसका रेडियस क्या था, एप्सिलॉन। यानी जी माइनस ए को आपने ये पुट कर लेना है, एप्सिलॉन ई की पावर अयोटा थीटा। डी जी क्या हो जाएगा, ठीक है, अयोटा एप्सिलॉन ई की पावर अयोटा थीटा डी थीटा। और इंटीग्रेशन आपको पता है पूरे सर्कल में कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 2 पाई। तो 0 से 2 पाई हमने इसकी क्या कर देनी है, इंटीग्रेशन कर देनी है। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 पाई अयोटा। ठीक है, तो ये n इज इक्वल टू 1 के लिए आंसर आ गया। सेम n इज इक्वल टू 2 के लिए n की जगह पे 2 लगा दें। ठीक है, सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर कितना आ गया, जैसे आप सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं आप कर लीजिएगा, ज़ीरो आंसर आ गया। कहता है इन जर्नल, कहता है इसकी जो इंटीग्रेशन बन रही है ना, ठीक है, वो क्या होता जा रहा है कि इन जर्नल आपके पास अगर n है, ठीक है, तो n के लिए ये अप्लाई किया है उसको, ऊपर से एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, n-1 रह जाएगा। तो n-1 की इंटीग्रेशन, तो n-1 टाइम करके देखा है, यानी n टाइम करके देखा है, तब भी क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। हैंस वी गेट, कहता है इसका जब आपने n को 1 रखना है ना, देन आंसर क्या आ रहा है, 2 पाई अयोटा। आप देख सकते हैं कि जब n को हमने 1 रखा था फिर आंसर आया था 2 पाई अयोटा। अदरवाइज़ हमने 2 रख के देखा है, 3 रख के देखा है, इन जनरल हमने n रख के देखा है, तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, ज़ीरो आ रहा है। तो यही आपने प्रूव करना था कि n इज़ इक्वल टू 1 के लिए और n इज़ इक्वल टू यानी नॉट इक्वल टू 1 के लिए आपके आंसर क्या आएंगे। तो ये आपके पास था जो काशीज़ फंडामेंटल थ्योरम और उससे रेलिवेंट कुछ कॉन्सिक्वेंसेस और एग्जांपल। तो एक दफ़ा मैं थोड़ा सा सम अप कर देता हूँ इसको कि काशीज़ फंडामेंटल थ्योरम असल में है क्या, कि आपके पास कोई भी, यानी कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। कहता है कि कोई भी अगर आपके पास जो डोमेन है उसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये डोमेन है, तो अगर आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ जी वो इस सारी डोमेन के इनसाइड और इसकी बाउंड्री के ऊपर क्या हो, एनालिटिक हो, यानी जिन पॉइंट्स के ऊपर एनालिटिक नहीं ना होता वो इस सर्कल में या इस कंटूर में मौजूद ना हो बल्कि उससे बाहर हो, देन इसकी इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। फिर हमने इसकी कॉन्सिक्वेंस पढ़ी, वो ये थी कि इंटीग्रेशन जो है ना C1 इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन C2, यानी कि इंटीग्रेशन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है। अगर आपके पास एक कर्व है, ठीक है, ए से बी, और आप इसको इस तरफ से भी मूव कर सकते हैं, आप इसको इस तरफ से भी मूव कर सकते हैं, तो इसको नाम रख लें C1 और इसको नाम रख लें C2। तो आपकी इंटीग्रेशन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है कि C1 से मूव करके जाए या C2, वो आपस में दोनों क्या होंगी, इक्वल ही होंगी। फिर हमने एक इसकी चीज़ इनकी कॉन्सिक्वेंस पढ़ा कि अगर उसके अंदर वन होल हो, ठीक है, तो इस कर्व को हम कह लें फॉर एग्जांपल C1 और इसको कह लें C2, देन भी आपकी इंटीग्रेशंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। जो C1 की इंटीग्रेशन होगी वही C2 की इंटीग्रेशन होगी। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि हमने C2 की इंटीग्रेशन करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, छोटी कर्व की इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है, और जो इसकी इंटीग्रेशन होगी वही इसकी इंटीग्रेशन होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, कि अगर ऐसा पॉइंट एफ ऑफ जी आपका फंक्शन है, वो एक पॉइंट है ए, इसके ऊपर एनालिटिक नहीं है, और वो पॉइंट भी अगर सर्कल के इनसाइड लाई कर रहा हो, देन आपने क्या करना है, उस पॉइंट के सेंटर मान के एक सर्कल ड्रा करना है जिसका रेडियस क्या होगा, एप्सिलॉन। ठीक है,
अब आपके पास ये सर्कल थी सी और इसको नाम रख लें C1, तो जो इसकी इंटीग्रेशन होगी वही आपकी इंटीग्रेशन होगी इस वाले की, ठीक है। तो इसका मतलब आप C1 की इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, आप e⁻θ यानी एप्सिलॉन पुट कर लेंगे, ठीक है। आइलर फॉर्म पुट करके उसकी इंटीग्रेशन करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। और जो क्रॉस कट वाला रूल था वो ये था कि अगर डबली कनेक्टेड डोमेन हो तो आपने इसको सिंपली कनेक्टेड में कैसे कन्वर्ट करना है, क्रॉस कट लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्रॉस कट लगाने से ये बीच में से ये ख़त्म हो जाएगा, यानी ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट बन जाएंगे, ए फॉर एग्जांपल ये बी से फिर सी की तरफ मूव किया, फिर डी पे आ गए, फिर ई पे आ गए, इस तरफ मूव करके, ठीक है। फिर इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ और इस, तो आप देख सकते हैं ये क्लोज कंटूर बन गया, इस तरफ आप देख सकते हैं ऐसे, यानी अगर इसको ऐसे ड्रा करूँ तो ये असल में इस तरह की शेप बन जाती है, ठीक है। तो ये ABCDEFG क्लोज कंटूर आपके पास बन जाएगा। तो ये थे हमारे पास कॉशीज़ फंडामेंटल थ्योरम और उसके कॉन्सिक्वेंसेस।